हेलो। जी सर, हमें तो समझ में आ गया। अच्छा। अरे वाह। सर समझ आ गया। सर नमस्ते। नमस्ते। मनीषा जी, आप क्लास में थी? अभी लास्ट का 10। मैम, ये मतलब 1 डिग्री टू 1 डिग्री लेना है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको आपको दिखा भी देता हूँ एक्चुअली, ताकि आपके लिए बेटर रहे। ये देखिए, जैसे अश्विनी, ये यहाँ से आप रेवती का 1 डिग्री से यहाँ रेवती अश्विनी, और इधर पीछे वाला रेवती लीजिए। हम्म रेवती 1 डिग्री लीजिए। ठीक है। रेवती का 1 डिग्री से लेके अश्विनी हम्म का 1 डिग्री। ठीक है। तो ही उसमें आएगा। फिर वो आपका नीचे में वैसे ही सेम सेम चीज आएगा। जैसे मान लीजिए, हम हस्तचित्र, हस्ती विशाखा, ये जैसे आ गया ज्येष्ठा और हम्म मूल। मतलब ज्येष्ठा 29 डिग्रीज का और हाँ। मूल वन हाँ। डिग्री हाँ, एक यहाँ से 1 डिग्री से लेके इसका 1 डिग्री। हम्म उसी उसी में सारा माने चीजें बन जाता है। ठीक है। ठीक है सर। वैसे ही आपका माने इसका भी ले सकते हैं। सेम चीज लीजिएगा। जैसे ये आ गया। रेवती तो मैंने बोल दिया। ये ज्येष्ठ हम्म मूल बोल दिया। और इधर हम्म वाला एक तो है, ये अश्लेषा। अश्लेषा से 9-10 वाला। ठीक है। हाँ मक्का। अश्लेषा 1 डिग्री से लेके मखा का 1 डिग्री। हाँ। हम्म माने हम्म ये हो गया सिंह राशि वाला। ठीक है। और ये हो हाँ गया कर्क राशि वाला अंतिम हिस्सा। जी। ये ये इनको बहुत माने क्या बोलते हैं, एकदम याद करके रख लीजिएगा ये सब। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होगा ये। चलिए, मैं आपको ये लिखाऊंगा, क्योंकि आज मैं पढ़ाऊंगा हमारे राशि और हमारे शरीर के जो चक्र होते हैं। चक्र जानते हैं ना? मूलाधार। जी सर। हाँ। हम्म मूलाधार, स्वाधिष्ठान, वो चक्र और राशि, वो कौन कौन सी राशि हमें डिनोट करता है। क्योंकि राशि जब पढ़ा रहे हैं तो ये अभी माने जो परिभाषा पढ़ा रहे हैं, वो परिभाषा को कंप्लीट कर लेंगे। वैसे मनीषा सर जी, एक आप तो क्वेश्चन। क्लास में आई नहीं थी। हाँ, बोलिए लक्ष्मी। सर, इसको हम तो लगन से देख रहे हैं कि हम चंद्र से भी इसको चेक करते हैं। नहीं मैम, ओनली लगन। ठीक सर। नो चंद्र। चंद्र से हम सिर्फ गोचर देखेंगे। ठीक है सर। ठीक। और चंद्र लगन को देख के आप आगे देख सकते हैं, वो अलग मैटर है। जैसे वो चलिए, फिर नवांश वगैरह डिटेल पढ़ाएंगे ना इस बार, तो आप लोगों को ठीक बहुत ठीक। सी चीज पता चल जाएगा। अभी तो ठीक। देखिए, राशि का हम तो अभी जस्ट परिभाषा बता रहे हैं। राशि अभी ढुके कहाँ है। इसके बाद मेष से लेके पूरा ठीक। मीन राशि तक इन डिटेल जाएंगे। ठीक है। जो पिछले क्लासेस में आपको जो मिला है उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। चिंता मत करिए। चलिए, स्टार्ट करते हैं ना। तो ये हो गया आपका। अभी हम लोग जो करेंगे, दैट इज फालतू। ये करने से कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ। मैम, हमारे मानव शरीर, लिखना पड़ेगा क्या इसको? लिखना पड़ेगा क्या? सर पता नहीं ना, स्टार्ट क्या करेंगे सर, तो किसके पता बारे में चल। सर? मतलब जैसे राशि तत्व तो हमारे मतलब कौन कौन सी क्या हमारे जीवन में कौन कौन सा हिस्सा लेके आता है, क्या है। जैसे सपोज एग्जांपल देते हैं। जैसे मेष राशि है। मेष राशि हमारे जीवन में ये तो लिख रहे थे हम। ये तो उस दिन लिखे भी थे। जैसे अग्नि तत्व तो मेष राशि ईश्वरीय चेतना स्तर को लेके आता है। ये जीव चेतना अच्छा। या जड़ चेतना लेके आता है। तो मैंने उस दिन लिख भी रहा था। सर वही तो अविनाश बोल रहे थे कि जल राशि, अब जल तत्व तो बाकी है, आपने कहा कि हो गया है। मुझे लगा कि पता नहीं, हो सकता है बीच बीच में आप सम मतलब कवर कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो उस दिन का जो मैंने आप लोगों को छोड़ दिया था तो जी। वो जस्ट हमने कवर किया है। अच्छा, ठीक। ठीक ठीक। जो एक सर यहाँ।
हाँ, एक ठीक है सर, या वायु क्वेश्चन। तक हुआ था सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन जो लिया था ना मैंने, वो क्वेश्चन को ठीक पूरा नहीं किया। चलिए, कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक ठीक। ये राशि तत्व और चेतन स्तर। अच्छा, अग्नि तत्व मेष राशि जो है, ईश्वरीय चेतन स्तर क्या है ये? इसको थोड़ा इन डिटेल भी बताना पड़ेगा ना। सर, ये आपने उस दिन समझाया था ना। समझा दिए थे। सर पिछली क्लास, सर ये सब क्लियर हो गया, जहां तक लिखा है ना आपने वहां तक क्लियर है सर। अच्छा, हाँ, अविनाश क्या बोले बाबू? सर जल तत्व बच रहा है सर। ठीक है, जल तत्व। जल तत्व की तीन राशियां होती हैं। कौन कौन सी राशियां बोलो तो? एक होता है कर्क, दूसरा होता है वृश्चिक, और तीसरा मीन, है ना? क्लियर? हेलो? यस सर। चलो जी चलो, सर, मैं जी सर। लिखता हूँ, लिख देता हूँ, लिख देता हूँ। ये 25 आएंगे ना, जल तत्व। अरे एक सेकंड, हिंदी में कन्वर्ट कर दें। जल तत्व की तीन राशियां हैं। कौन कौन सी राशियां हैं? एक, ए डॉट, एक सबसे पहला जो आता है वो है कर्क राशि। कर ठीक है। कर वृश्चिक मीन। हाँ, कर्क राशि जो हमें जो चेतना स्तर पे हमको ले जाता है, वो चेतना स्तर जो है ना, जागृत आत्मा की चेतना है। जागृत आत्मा की चेतना। अब जागृत आत्मा की चेतना क्या है? अगर आप बोलेंगे, जैसे इससे पहले मैंने बताया था शायद, वायु तत्व की अंतिम, ये देखिए, जागृत चेतना या सृजनात्मक क्रिया। जहां पे अगर वर्तमान साइंस के अनुसार अगर मैं बात करूं, या इसको कहते हैं ना क्रिएटिविटी आईक्यू। ठीक है। आईक्यू कई सारे होते हैं। क्या बोलते हैं हमारे, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, इंडेक्स जो है, इंडेक्स, हमारी जो मेंटल इंडेक्स है, वो आईक्यू के माध्यम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी, जैसे देखिएगा, ये कुंभ का मैटर क्या था, कि अगर कोई व्यक्ति कुंभ राशि में पैदा होता है, कुंभ लगन में पैदा होता है, तो वो, अगर वो जातक ऐसा जातक होगा, देखिएगा उसको, अगर आप, वो छोटा बच्चा है, आप एक गाड़ी खरीद के, छोटा वाला गाड़ी खरीद के उसको दे दिए, जो खिलौना वाला गाड़ी होता है ऐसा, वो तोड़ ताड़ के उसको नया बनाने की कोशिश करेगा। देख लेना। ठीक है। इसको बोलते हैं सृजनात्मक क्रिया। वो भी एक जागृत चेतना है। लेकिन ये कर्क राशि में हमेशा बोलता हूं कि कर्क राशि पावन गंगा, मैंने कई बार बोला आप लोगों को, ये लैंग्वेज शायद याद होगा आपको। ये पावन गंगा है। पावन गंगा मतलब होता है जागृत चेतना या आत्मिक चेतना, जिसको जागृत आत्मा भी बोल सकते हैं। तो हम सिंपल वही लैंग्वेज यूज कर दे रहे हैं। ये मैं तो इसको जागृत आत्मिक चेतना बोलते हैं। बट वो अरे एक किताब पढ़ा था मैंने, अ, क्या नाम था उसका? अरे याद आ जाए यार, कोई मृदुला जी की किताब है। अरे सारा बोली जो आता नहीं है, सारा बोली, जातक सारा बोली, तो उसमें उन्होंने जागृत चेतना बोला था। वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो हमने भी इसको, क्योंकि जागृत आत्मिक चेतना की जगह जागृत आत्मा बोल देने से चीजें और क्लियर हो गई, मतलब और संक्षिप्त हो गया। तो हम उन्हीं के लैंग्वेज, उन्हीं के शब्द को इस्तेमाल कर दे रहे हैं। जागृत आत्मा। अब ये जागृत आत्मा क्या है, बताएंगे कोई? बता सकते हैं? कोई बोलिएगा। कुछ कुछ भी, कुछ भी अगर समझ आता है तो बोलिए, नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, जय राम जी की। फिर मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। अनुज है नहीं क्या? अनुज,
ये जागृत आत्मा बोलने से कुछ समझ आता है? ले, कोई नहीं है क्या क्लास में? सर सर जागृत स्पिरिचुअली, हाँ बोलिए मनीषा जी, बोलिए बोलिए बोलिए, अरे जो समझ सर में आ रहा है बोलिए ना। स्पिरिचुअली जो ग्रोन हो, मतलब स्पिरिचुअली थोड़ी ऊपर उठी हुई आत्मा। ओके मैम। मैम, मैं आपको एक चीज, एक छोटा सा प्रश्न करता हूं। हम्म। आपकी तबीयत मान लीजिए फीवर है, जी। आप वंशिकाली का खाना बनाते हो ना? हाँ। क्यों बनाते हो? कि मेरी बेटी अरे भूखी रहेगी, उसके लिए खाना। आपका माने एकदम पूरा हालत माने तरबतर है, मान लीजिए इतना फीवर है कि आप उठ के खड़ी नहीं हो पा रही हो, फिर भी आप अपने घर हम्म। वालों के लिए खाना बनाती हो ना मैम? जी सर। यही जागृत आत्मा है। ओके। जैसे लक्ष्मी मैम अगर समझ ले, तबीयत बहुत खराब है लेकिन वो अपना एक दिन भी अपनी डीपी नगा नहीं करती, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेवारी है कि अरे लोग मेरे पे भरोसा करके ये चीज मेरे को दे के गया है, और उनको अगर हो सकता है उनकी कोई जरूरी हो, माने ये जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हो, इसलिए वो उतना तबीयत खराब होने के बावजूद भी जाके अपना शॉप में बैठ जाती है। ये किस लिए? क्या सर पैसे के लिए? नहीं ना, नेवर। हम्म। मैम, एक खोमचा वाला जो होता है, खोमचा वाला जानती हो ना? जी सर। जो ठेला लगा के बेचता है, हाँ, रोड पे जो बेचते हैं। वो भी 10 दिन अपना छुट्टी कर लेता है, लेकिन अपन लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो अज्ञानी है, उसके ऊपर कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि उसका नहीं, वो अगर एक दिन नहीं आएगा तो लोगों का चलेगा नहीं, क्योंकि वो ऐसा ही सामान बेचता है। लेकिन अगर एक डॉक्टर एक दिन चेंबर में नहीं बैठेगा, कोई इमरजेंसी केस अगर होता है, तो उसको, लोगों को कितना तकलीफ होगा। हम्म। ये जो समझ पाने की जो माने बारीक जो जगह है ना, जो बिंदु है, उसको कहते हैं जागृत चेतना, जागृत आत्मा। मतलब एकदम एक्सट्रीम कॉन्सियस। यही, दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्सियस ब्रेन। सर क्योंकि ये केतु का अंतिम पड़ाव है कर्क का। जी, जी, एकदम जी, एकदम। क्योंकि वो दुनिया से कट ऑफ है लेकिन अपने खुद के ड्यूटी से कट ऑफ नहीं है। निस्वार्थ। निस्वार्थ तरीके से वो, उसके अंदर ये जिम्मेवारी है कि हमको जाना पड़ेगा, चाहे मेरा तबीयत कैसी भी क्यों ना रहे। मैम, राशि बिकॉज के ये भावना। इन छोटी छोटी चीजों को अगर कोई गहराई से समझ लेना, वो पूरा एस्ट्रोलॉजी मैंने घोल के पी जाएगा मैम। आप लोगों को मैं इतनी मतलब सरलता से, इतनी तल्लीनता से उन चीजों को देने की कोशिश कर रहा हूं। जी बस सर सिर्फ क्योंकि इन चीज, भावना वहां से जुड़ी हुई है इसीलिए तो माँ को ये हाउस दिया गया है कर्क। यस, यस। मां है क्या? कर्क, कर्क समझो, कर्क का अंतिम, कर्क राशि है क्या? कर्क राशि माँ का तबीयत लाखों डिस्टर्ब, वो अपने बच्चों के लिए अपना जान दे देती है। ये तभी संभव है ना, अगर उसकी जागृत उष्मा माने आत्मा की उष्मा बहुत अधिक है तभी ना। मतलब एक तरीके से निस्वार्थ भाव इतना अधिक होता है कि वो अपना जीवन को कुछ परवाह नहीं करती, अपने जीवन की परवाह करे बिना अपने बच्चों के लिए। अब देख लीजिएगा ना, कोई भी सिंह के साथ जब जाके जो है एक हिरनी लड़ जाती है अपने शावक के लिए, अपने बच्चे के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये वो है कर्क राशि। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पावन माँ गंगा है। माँ गंगा के साथ हमेशा आप देखिएगा, जब भी मैं कर्क राशि की बात करता हूं, पावन पवित्र गंगा, वो निस्वार्थ सेवा करती है। कौन आए उसमें, शैतान आके नहाया या साधु आके नहाया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साधु को भी अपना आशीर्वाद दे देती है और शैतान को भी दे देती है, और कोशिश ये करती कि शैतान को भी निर्मल कर दिया जाए। उसके मन तन में जो भी मतलब कलेश लगा हुआ है, उसको भी शोधन कर दिया जाए। इतने निस्वार्थ सेवा कहाँ मिल सकता है मैम, कर्क राशि के बिना। वृश्चिक, वृश्चिक भी, अब वृश्चिक समझिए इसको, थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। यह है बौद्धिक आत्मा। अब बौद्धिक आत्मा कौन सा है? हम जो सोच सकते हैं, हम जो डिसीजन ले सकते हैं, जो प्लानिंग कर सकते हैं, उसके एक्सट्रीम पोजीशन, वैसा जो जातक जो उसके एक्सट्रीम जगह को छू सकता है, उसको कहते हैं बौद्धिक आत्मा। मतलब उसके प्लानिंग में कहीं पे भी कोई, क्या है ना, जरा सा भी कमियां नहीं रहेगी, खामियां नहीं रहेगी। वृश्चिक लगन के कोई भी व्यक्ति, एग्जाम्पल ले लो ना। अभी तो हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, देखते हो ना किस तरह से किसी को बिना बताए एकदम, एकदम अविचल अडिग अपने पथ पे रह के, थोड़ा सा अंगुली हिलन के माध्यम से सारा काम निकल देता है। इससे बड़ा एग्जाम्पल और आपको कहाँ मिलेगा? हर दिन हर समय वो एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने में है। अगर हमारे क्लास में कोई वृश्चिक वाला, वृश्चिक लगन का व्यक्ति है, तो वो अपने आप को खोल सकता है। तो हमारी प्लानिंग में गलतियां हो सकती है, लेकिन वृश्चिक के प्लानिंग में कभी गलतियां नहीं होती। वो ना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कई तरह का प्लान बना के रखता है। हम लोग तो एक ही चीज का प्लान करते हैं, अच्छा चलो ऐसे जाएंगे, अगर कुंभ जाना है तो ऐसे जाएंगे, यहां से ट्रेन पकड़ के चल जाएगा, बाकी देखा जाएगा। पैदल चलना होगा पैदल चल लेंगे, गाड़ी मिलेगा तो गाड़ी चल जाएंगे। बट वृश्चिक वाला ऐसा नहीं करता है। वो बाकायदा सबसे पहले रेकी करेगा कि यहां से वहां तक हमको गाड़ी मिल जाएगी, वहां से वहां हमको ट्रेन मिल जाएगा, और वहां से हम यहां जाएंगे तो हमको पैदल चलना कम पड़ेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जी सर। उसके बाद बच गया कौन? मीन। ये समझ आ गया ना कि वृश्चिक वाला होता कैसा है? जी सर। मीन। ये लास्ट, ये जो है ना, और विस्तार है। विस्तार किस चीज का विस्तार सबसे ज्यादा होता है मैम, बता सकते हो कोई? बोलोगे? सर बताइए आप। भावनात्मक चीजों का, जो मन से क्रिया, ये है, क्या बोलते हैं, जुड़ा हुआ है। हमारे आवेग या हमारी ये जो माने कई तरह की जो भावनाएं हैं, ये भावनाओं में कोई हम्म। सीमा होती है क्या? हम्म। कभी नहीं। भावनाओं में कोई सीमा परिसीमा नहीं हो पाती है। तो जिसके कारण मीन, हमेशा बोलता हूं ना, मीन समंदर जैसा विशाल, हाँ, परिव्याप्त, एकदम विस्तृत, जिसका और छोर समझना मुश्किल है, भावना है। भा, भावनाओं में आप अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल आप समझ लीजिए।
आप अकेले बैठे हैं कहीं, और बैठे हैं एकदम बिल्कुल एकाकी निस्संग अवस्था में, किसी पहाड़ी की गोद में। अब आप सोचो तो, आप क्या क्या सोच सकते हो। आपको समाज, संसार, ब्रह्मांड, हर चीज दिखाई पड़ेगा वहां, और आप सोच ही लोगे। लेकिन ये छोटा सा ऑफिस में बैठ के हम लोग नहीं सोच पाएंगे। यानी जहां पे दायरा छोटा नहीं होता, हम ऑफिस, शॉप, कोई कंपनी, माने कोई भी कहीं पे भी, मतलब जो जिस जगह पे बैठा है उतना ही, माने उसके अकॉर्डिंग टू वो जगह छोटा या बड़ा हो सकता है, बट वो विस्तृत नहीं हो सकता। विस्तृत तभी हो सकता है जब एकदम मुक्त, हाँ, एक एक ऐसा छत्ता है ना, जिसको कहते हैं आकाश, उसके नीचे आप बैठ के, और एकदम पहाड़ की गोद में बैठ के, या विस्तृत जल राशि के सामने में बैठ के, उसकी जो लहरें आ रही हैं, और लहरों को गिनते हुए आप जो सोच सकते हैं, वो कोई नहीं सोच सकता है। मालूम है, आदमी ना अपने प्रातःकृत करते समय जो सोच पाता है, वो कोई नहीं सोच पाता है। वही चीज है, वही एकदम अकेला। तो ये हुआ जल तत्व की बहुत सी बड़ी निशानी है। चलो अब कुछ और चीजों को समझ लेते हैं। जब यहां तक आत्मा को समझ लिए तो फिर हम आध्यात्मिक दुनिया में थोड़ा सा एक कदम और आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद ये समझते हैं कि अपना कंडीशंस और क्या क्या हो सकता है। चलो, अच्छा, यहां से कोई बताएंगे मुझे, हमारे कितने चक्र हैं? कुंडलिनी के कितने चक्र होते हैं? 7, 7। हाँ जी, बोलिए संजीव जी, नाम बताइए तो सर, आप ही के मुंह से सुनो, बेटर रहेगा। सर, फर्स्ट मूलाधार चक्र, जी। दूसरा स्वादिष्टान चक्र, हम्म। तीसरा अनाहत चक्र, जी जी सर, जी बोलिए 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 सर। विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र। सर कुछ रह तो नहीं गए कोई सा? हो गए मूलाधार। चलिए सर, समझते हैं। ये 26 नंबर होगा ना? अ, राशि और क्या बोलते हैं उसको, कुंडलिनी, इसको समझते हैं थोड़ा। अच्छा विषय है ना, मजेदार विषय है। जो आध्यात्मिक दुनिया में कदम रखना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो और मजेदार विषय है। हाँ, हमारे यहाँ 7 होते हैं सर। अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं संजीव सर, तो मैं थोड़ी सी और जी सर। आगे आपको बताना चाहूंगा। अरे यार चलो भाई, पहला होता है आपका मूलाधार, है ना? जी सर। मूलाधार, उसके बाद स्वाधिष्ठान, है ना? जी सर। स्वाधिष्ठान हम उतना बड़ा नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद होता है
मणिपुर ना। पूरा उत्तर। उसके बाद अनाहत। अनाहद। अनाहद उसके बाद विशुद्धि। विशुद्धि। उसके बाद होता है विशुद्धि। उसके बाद होता है आज्ञा आज्ञा। चक्र जी। हाँ। उसके बाद कौन सा होता है सहस्त्रार। सहस्त्र। हम्म। उसके बाद क्या होता है सर सहस्त्रार। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ और ये सात। यहाँ पे ये बीच में एक एक गैप रख दिया मैंने। इसको कहते हैं सर बिंदु। बिंदु। ये हम अब देखिएगा भारतीय परंपरा में हमें यहाँ शिखा रखने की इजाजत होती है। शिखा समझते हैं। जी सर, चोटी। हाँ चोटी। यस। बता सकते हैं सर इसके बारे में थोड़ा बहुत। सर बता पाएंगे इसको। बताइए ना। जो भी जानते हैं। जैसा भी जानते हैं ये बेसिकली है क्या और क्यों है। कोई भी बताइए। सुमित जी आप बताइए। कोई भी प्लीज बताइए। हमारी परंपरा में ये शिखा रखने की विधान क्यों है। क्या वो यूं ही रखा जाता है या क्या उसके पीछे कोई साइंस भी है। नहीं बताएंगे क्या कोई। ओके चलिए। आ देखिएगा हमारी यहाँ जो परंपरा चली आ रही है वो है मंदिर में जाके हम पूजा पाठ करते हैं मैक्सिमम। ओके। घर में पूजा पाठ का विधान उतना नहीं है। सिर्फ जो नैमित्तिक डेली डेली का जो वर्क होता है पूजा पाठ का वो घर में होते हैं। बट हम बृहत पूजा पाठ इत्यादि करते हैं जाके मंदिर में। और मंदिर हमारा एक ऐसा होता है ये गंबुज नुमा इस तरह है ना। ऐसे नीचे जाके ऐसे होते हैं ऊपर शंकु आकृति। वो ना अनुरणित होता है। एक बार अगर हम बोलते हैं ओम। ये ओम पूरा वो पूरा माहौल में फैलता है। और मंदिर चूंकि वो भी एक ये पूरा ब्रह्मांड का एक छोटा सा क्षुद्र हिस्सा है। आप ऐसे बाहर में जाके खड़े होकर अगर आप देखते हैं तो आपको लगता नहीं ये उल्टी कढ़ाई जैसा ये धरती है। आकाश एकदम लगा हुआ है चारों तरफ। यानी हम जो बाहर में गुंजन जो कर रहे हैं या ये अनुरणित होकर हमारे पास वापस आता है। और ये वो है जो ये अनुरणन को बहुत अच्छा से कैप्चर कर सकता है। उस तरंगों को उस फ्रीक्वेंसीज को पकड़ सकता है। जैसे पहले टीवी का एंटीना हुआ करता था। एंटीना को अरे घूम रहा है रे ऊपर जा रे। हाँ वो थोड़ा सा इधर से उधर करता था। और हमारे पास पिक्चर क्लियर आती थी। ये सीखा वो है। ठीक है। सर हम ध्वनि को, जी। तो कहने का मतलब ध्वनि होती है जो आ, आकाश मंडल हाँ हाँ में हाँ जो। ध्वनि इथर वेव यस। उसको आकर्षित करना। वही जो भी हाँ जी। ओम ये प्रणव नाद को हम आकर्षित करके अपने अंदर डाल सकते हैं। हमारी जीवन जैवनिक स्तर में वो काफी ज्यादा बृहत मतलब आकर्षण और विकर्षण का केंद्र बने। इसीलिए शिखा की कार्य है। खैर खैर छोड़िए वो किसी और दिन इन डिटेल्स में मैं बताऊंगा। आज तो खाली राशि कुंडली नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जस्ट ये बोलना था इसलिए मैंने बोल दिया। अब जैसे मूलाधार चक्र जो मैंने अभी लिखा तो वो मूलाधार चक्र वो चीजें और ये सारी चीजें वास्तव में होता कैसे है क्या नहीं है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए बहुत आसानी से। जैसे
मूलाधार चक्र हमारे जो मेन ये होता है, शरीर का जो ऊपरी हिस्सा, कालपुरुष कुंडली को देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। मूलाधार चक्र जो है, ओके चलो लिख लेते हैं, लिख के बता देते हैं ताकि आप लोगों के लिए भी सुविधा हो जाए। मूलाधार, मूलाधार होता है आपका मकर और कुंभ राशि। मकर, कुंभ, ओके। हाँ, ये कुंभ, हाँ कहाँ से आ गया, मकर और कुंभ। उसके बाद बी, बी में स्वादिष्ठान, मैंने स्वादिष्ठान बोला था ना सर, जी सर। स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान जो है वो आपका दो और होते हैं, वो उसका नीचे धोनु और मीन, धोनु और मीन राशि, सी। उसके बाद कौन सा आता है, मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में दो होते हैं, मेष और वृश्चिक, मेष कॉमा वृश्चिक, BRSCHIK, ठीक है। उसके बाद हो गया अनाहद, 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 अनाहत जो है वो होता है आपका वृष और तुला, वृष और तुला, ठीक है। उसके बाद हो गया अनाहत, हो गया अनाहत, अनाहत के बाद विशुद्धि, है ना सर, अनाहत के बाद विशुद्धि, 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 ये विशुद्धि हो गया मिथुन और आपका कन्या, कन्या, ये है। उसके बाद हो गया विशुद्धि, विशुद्धि के बाद कौन सा आएगा, आ विशुद्धि, विशुद्धि यहाँ हो गया आज्ञा, आज्ञा, हाँ बोलिए, बोलिए। सर आज्ञा बोल रही थी, हाँ आज्ञा हाँ चक्र आज्ञा, बोल रही थी। यस आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा जो है वो आपका हो गया हम्म, आ, कर्क और ये, कर्क और सिंह, ठीक है। आज्ञा, सहस्रार, चूंकि वो सहस्रार जो है अ, अभिजीत का अंतर्गत आता है, तो राशि चक्र में उसका स्थान नहीं है। अगर माने नक्षत्र के अनुसार मैं कभी पढ़ाऊं, नक्षत्र के अनुसार जब पढ़ाऊंगा तो फिर मैं बताऊंगा। सहस्रार जो है वो अभिजीत नक्षत्र के अंडर में आता है, और अभिजीत का कोई स्पेसिफिक जगह या घर है नहीं, इसलिए इसको मैं इन डिटेल अभी नहीं बोल सकता हूं। वैसे भी हम ज्यादातर जो है जाते हैं, जहां तक जो भी एक साधक होता है प्राइमरी एरिया में जो साधना करते हैं, उनको जाने की विशेषताएं होती हैं, उनके आराध्य, उनके जो गुरु होते हैं जनरली वो उनको यहाँ बिंदु तक ही जाने की इजाजत देते हैं, उसके आगे जाने की इजाजत नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता, वो अभी मुझे नहीं मालूम। हाँ, क्या, चूंकि अभी मैं गुरु तो बना नहीं, जिस दिन गुरु बन जाऊंगा, जिस दिन समझ लूंगा सारी सारी चीजें, उस दिन समझ आ जाता है। बट जो कही हुई बातें हैं या कही सुनी बातें हैं, वो कहा जाता है कि ये सहस्रार अगर कोई किसी का जागृत हो जाता है तो फिर वो मानव जन्म से उसको मोह माया खत्म हो जाता है, और फिर वो कोई कर्म का नहीं होता है, क्योंकि मानव जन्म कर्म के आधार आधार पे निर्णय किया हुआ है। क्योंकि यहाँ सारा चीज हम जो भी ये ब्रह्मांड में जो भी काम करने के बाद जो चीजें होती हैं, वही जो है आपका हमारे यहाँ महत्वपूर्ण होता है। और वहां जाने के बाद वो जड़ भरत बनता है, ठीक है। जैसे भरत जी, भारतवर्ष के भरत जी बने थे जड़, जड़ मतलब वो रखो रखो, नहीं रखो ना रखो, खाना दो दो, नहीं दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही जगह पे, वो एक ही जगह पे बैठ जाता है, क्योंकि उसको मालूम है अब दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, अब जानने की है क्या।
इसलिए सहस्रार कोई गुरु जल्दी जाने नहीं देते, बिंदु तक जाने की आज्ञा है, ठीक है, इजाजत है। तो बिंदु तक हम आपको डिटेल बता सकते हैं, बट सहस्रार के बारे में हमको कोई उतना आइडिया नहीं है। जो नहीं है वो नहीं है, ठीक है। और बाकी जितने हैं मूलाधार से लेके आज्ञा तक, इसके आइडिया है, इसको एहसास किए हैं तो बता सकते हैं, आगे नहीं बोल पाएंगे। तो सर ये रही छोटी सी राशि की बारे में हमारी जो विशेष पढ़ाई वगैरह थी। और कल से जो है राशि का विस्तृत पढ़ाई, परिभाषा यहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद राशि खत्म होने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे नक्षत्र। उस समय फिर ये जो चैप्टर अभी हमने किया है, ये राशि और कुंडलिनी, तो उसमें नक्षत्र का भी, नक्षत्र आप समझ ही सकते हो, मकर कुंभ में जो है, मैंने बोल दिया, तो नक्षत्र वहां पे कौन कौन से नक्षत्र आ रहे हैं वो आपको पता ही है। धनु मीन में कौन कौन से नक्षत्र आ रहे हैं वो आपको पता ही है। मेष वृश्चिक में कौन कौन से नक्षत्र आ रहे हैं वो आपको पता है ना। आज्ञा में कर्क और सिंह है, या अगर इसको आप जनरली ऐसे भी बोल सकते हैं, ये कौन सा है, एक है सूर्य, सूर्य है ना। एक सेकंड, सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि बाकी सबके दो दो राशियां होती हैं, इनके तो एक ही राशियां होती है ना। क्लियर। जी सर। अरे यार ये उल्टा हो गया, कट एंड पेस्ट। तो इनके तो एक ही राशियां हैं,